इंतखाब तो नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट की तो कोई टके की इज्जत नहीं रहेगी। मैं चाहूँ तो जो मर्जी ऑर्डर कर दूं, और जो भी ऑर्डर कर दूं वो खिलाफे आइन हो, खिलाफे कानून हो। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब बंद गली में फंस गए हैं। अदलिया ने पार्लियामान को चैलेंज किया है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पार्लियामान का फैसला नहीं था, तो आप अपना ही केस खुद कैसे सुन सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। लेकिन आज हम मुजम्मिल साहब से पूछेंगे कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, इसके बाद अदलिया जो है वो क्या रास्ता अपनाएगी, अदलिया के पास क्या ऑप्शन रह जाता है और आगे क्या होने जा रहा है। मुजम्मिल साहब बताएं, आगे आपके पास क्या अपडेट्स हैं, अंदर की कहानी क्या है, आगे क्या होगा? देखें सोबिया, पहली बात तो यह है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं, ये तो कोई खबर नहीं है। खबर तो यह है कि अब इसके बाद क्या होगा। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त दी है कि 14 मई की डेट को इलेक्शन नहीं हो सकते, लिहाजा तारीख तब्दील की जाए। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दे दी है कि हमारे मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, लिहाजा 14 मई को इंतखाबात कराए जाएं। लिहाजा दो दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में आ गई हैं। एक कह रही है कि 14 मई को नहीं हो सकते, तारीख तब्दील करें, और तहरीक इंसाफ कह रही है कि नहीं, 14 मई को ही कराएं। अब सवाल यह है कि बंदियाल साहब का 3 रुकनी बेंच क्या करेगा। बंदियाल साहब का 3 रुकनी बेंच अगर ये फैसला करता है कि 14 तारीख को ही इंतखाबात कराए जाएं और हम तारीख नहीं बदलेंगे, तो फिर उन्हें 21 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन को कल या परसों में देना पड़ेगा। अभी फिलहाल तो 21 अरब रुपया सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को दिलवाने में नाकाम रही है। पार्लियामान ने मुस्तरद कर दिया है कि वो 21 अरब नहीं देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जेब में 21 अरब है नहीं। तो चीफ जस्टिस के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि वो 21 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन को दिलवाएंगे तो पंजाब में इंतखाबात होंगे। वो 21 अरब रुपया वो कहां से दिलवा दें सुप्रीम कोर्ट वहां से। अगर फर्ज कर लें सुप्रीम कोर्ट कल तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर देती है हुकूमत के खिलाफ, तो क्या उसके नतीजे में 21 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन को मिल जाएगा? मेरे ख्याल में लड़ाई जितनी बढ़ गई है, तौहीन अदालत की कार्रवाई सह लेगी हुकूमत, 21 अरब तो नहीं देगी। इसका मतलब है बंदियाल साहब वजीर आजम को घर भेज दें, वजीर खजाना को घर भेज दें, गवर्नर स्टेट बैंक को घर भेज दें, जेल भेज दें, अडयाला भेज दें, जहां मर्जी भेज दें, 21 अरब रुपया बंदियाल साहब के 3 रुकनी बेंच को नहीं दिया जाएगा कि वो पंजाब में इंतखाबात करा लें। ऐसी सूरत में क्या 14 मई को इंतखाबात हो सकेंगे? मेरी अकल समझ तो ये कहती है कि बंदियाल साहब, चीफ जस्टिस और उनका जो दो रुकनी बेंच है, एजाजुल अहसन और मुनीब अख्तर, बंद गली में फंस गए हैं। वो 14 मई को इंतखाबात नहीं करवा सकते। अगर वो 14 मई को इंतखाबात नहीं करवा सकते तो उनके पास क्या हल है? एक हल ये है कि वो इलेक्शन कमीशन की बात मानकर तारीख की नजरसानी करें और 8 अक्टूबर वाली डेट मान लें कि 8 अक्टूबर को पूरे मुल्क में इकट्ठे इंतखाबात होंगे। लेकिन ऐसा करने में तो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी सुबकी होगी। सुप्रीम कोर्ट की तो कोई टके की इज्जत नहीं रहेगी जब वो ये कहेंगे कि अच्छा हमें 8 अक्टूबर मंजूर है। अच्छा, वो 8 अक्टूबर मंजूर नहीं करते और वो को अगस्त, जून, जुलाई की दोबारा तारीख दे देते हैं, तो उस तारीख पे भी इंतखाबात नहीं होंगे, क्योंकि जब तक पार्लियामान पैसे नहीं देगी इंतखाब तो नहीं हो सकता। इंतखाब तो उसी डेट को होगा जब पार्लियामान कहेगी। पार्लियामान मौजूद है, या तो पार्लियामान खत्म हो जाए, कौमी असेंबली खत्म हो जाए, तो फिर तो डायरेक्ट पैसे दिए जा सकते हैं। लेकिन अगर कौमी असेंबली मौजूद है तो हुकूमत ने ये वादे कर दिया है कि तब तक पैसे तो नहीं दिए जा सकते। 21 अरब रुपया। मैं कह रही थी कि अब तो इलेक्शन कमीशन ने भी आज दरखास्त दायर कर दी है कि इंतखाबात की तारीख 13 जो है वो अदलिया का ये इख्तियार नहीं है। नहीं, वो बात उन्होंने ठीक कही है, लेकिन अदलिया ये बात माने ना कि मेरा अख्तियार नहीं है। इस वक्त तो अदलिया ये कह रही है कि पूरा पाकिस्तान चलाना उनका अख्तियार है। हुकूमत भी वो करेंगे, कानून भी वो बनाएंगे, आइन भी वो बनाएंगे, आइन में तब्दीली भी वो कर सकते हैं। देखें, जहां वो कहते हैं जी पार्लियामान 2/3 से आइन में तब्दीली कर सकती है, वहां वो ये भी तो कहते हैं कि हम खुद ही, हमारा 3 रुकनी बेंच भी आइन बदल सकता है। 3 रुकनी बेंच 90 दिन से आगे जा सकता है, पार्लियामान नहीं जा सकती। तो इसलिए ये तो अब सवाल ये है कि जो अख्तियारात पार्लियामान की 2/3 के पास भी नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के पास हैं।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तो ये कहते हैं ना, मेरे पास खुदाई अख्तियारात हैं, मैं चाहूं तो जो मर्जी ऑर्डर कर दूं, और जो भी ऑर्डर कर दूं वो खिलाफ आइन हो, खिलाफ कानून हो, आप उस ऑर्डर को मानने के पाबंद हैं। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? अब सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब बंद गली में फंस गए हैं। अगर वो 14 मई की डेट को उगल देती हैं, बाहर फेंक देती हैं, तो भी उनकी सुबकी है। 14 मई की डेट पर खड़े रहती हैं तो भी उनकी सुबकी है। दोनों सूरतों में उनको इज्जत नहीं मिल सकती अब, क्योंकि अगर वो ये कल परसों ये पिटीशन लगा के कहते हैं कि 14 मई को ही कराए जाएं और नहीं होते, तो सुप्रीम कोर्ट की क्या इज्जत रह गई? और अगर वो कहते हैं कि अच्छा आप 14 मई को ना कराएं, आगे ले जाएं, तो सब कहेंगे आपको पहले ये बात समझ नहीं थी, पहले आप ये धक्काशाही क्यों कर रहे थे? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान ने भी अदलिया को चैलेंज करना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि आप जो है वो पुरखों का हिसाब दें और एक पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए, जो है वो जस्टिस मुनीर से लेकर अब तक तो जितने भी फैसले हुए उन पर नजरसानी की जाए। देखिए, आप लोग ना बहुत ही, आप जैसे जो यूथ है ना, वो इमरान खान और उनके दोस्तों की तकरीर से बहुत इम्प्रेस रहती है। मतलब आपने बड़े आराम से कह दिया कि पार्लिमान ने अदलिया को चैलेंज करना शुरू कर दिया है। सवाल ये नहीं है कि पार्लिमान ने अदलिया को चैलेंज किया, सवाल तो ये है कि अदलिया ने पार्लिमान को चैलेंज किया है। मतलब चूंकि आपने चंद मखसूस तकरीरें और जुमले सुनकर अपनी राय बनाई है कि पार्लिमान ने अदलिया को चैलेंज कर दिया है, लिहाजा आपने ये सवाल मुझसे भी पूछ लिया कि पार्लिमान ने अदलिया को चैलेंज कर दिया है। जबकि सूरत हाल तो ये है कि इस मुल्क की अदलिया ने पार्लिमान को चैलेंज कर दिया है, और अदलिया जो है वो पार्लिमान की सुपरमसी को मानने के लिए तैयार नहीं है, वो पार्लिमान के किए गए फैसलों को मानने के लिए तैयार नहीं है, वो पार्लिमान को वो इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है जो पार्लिमान की है। अदलिया समझती है कि पार्लिमान उसके 3 रुकनी बेंच के मतहत है, जो 3 रुकनी बेंच फैसला करेगा पार्लिमान उसके मतहत आ जाएगी। वो पार्लिमान में किए गए फैसलों को 3 रुकनी बेंच से खत्म कर सकता है। अच्छा, इसमें अजीब बात है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को भी तो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया था, तो पार्लिमान के फैसलों को क्यों नहीं खत्म कर सकती? डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पार्लिमान का फैसला नहीं था, कासिम सूरी की रूलिंग का पार्लिमान का फैसला नहीं था, वो फर्द वाहिद की रूलिंग थी। ये जो पार्लिमान से करारदाद या कानून पास होती है, ये वहां की एक शरीयत की मंजूरी से पास होती है, एक तरीक़ाकार के बाद पास होती है। इसको कासिम सूरी की रूलिंग से इसकी ममासलत नहीं दी जा सकती। लिहाजा मैं समझता हूं कि अदलिया को रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए। अब मैं आपको एक और बात कहता हूँ। सबसे पहले इस हुकूमत ने आके नैब कवानीन में तरमीम की। सुप्रीम कोर्ट ने नैब कवानीन के खिलाफ तरमीम पे मुकदमा शुरू कर दिया। 1 साल हो गया वो मुकदमा, नैब तरमीम खत्म तो नहीं की। अब तो 4 महीने से उसकी डेट भी नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि अदलिया को समझ आ गई कि अब इमरान खान भी इन नैब तरमीम का फायदा उठा रहा है। अगर आज इमरान खान गिरफ्तार नहीं हो पा रहा, तो वो नैब कवानीन में जो तरमीम की गई हैं उनकी वजह से उसकी गिरफ्तारी नैब कवानीन में नहीं हो पा रही, क्योंकि उसमें गिरफ्तारी को रोका गया है। आज चूंकि इमरान खान इसमें एक बेनिफिशरी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के खिलाफ केस सुनना बंद कर दिया है और उसको पेंडिंग में डाल दिया है। वरना रोज सुन रहे थे, उनका ख्याल था कि इसका शहबाज शरीफ बेनिफिशरी है, नवाज शरीफ बेनिफिशरी है, आसिफ जरदारी बेनिफिशरी है, लिहाजा इस केस को सुना जाए। रोज केसों की तफसीलात मंगाते थे कि इससे उनको कितना फायदा हुआ है। अब 4 महीने से नहीं मंगाई, क्योंकि आप पता है इमरान खान बेनिफिशरी है, उस्मान बुजदार बेनिफिशरी है, फराह गोगी बेनिफिशरी है, शहजाद अकबर बेनिफिशरी है, मलक रियाज बेनिफिशरी है। तो जब वो बेनिफिशरी है तो आप केस सुनना बंद कर दें। और अब आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को सुनना शुरू कर दिया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे भी मेरी ये राय है कि इसमें चीफ जस्टिस के इख्तियारात को 3 रुकनी कमेटी के हवाले किया गया है, बेंच बनाने और सू मोटिव लेने के। चीफ जस्टिस खुद ये कैसे सुन सकते हैं? उनके तो इख्तियारात को काटा गया है ना, तकसीम किया गया है, तो आप अपना ही केस खुद कैसे सुन सकते हैं? आप तो इसमें एक फरीक हैं। आपके इख्तियारात को बेंच बनाने के और बेंच फिक्सिंग के और सू मोटिव के इख्तियारात को एक 3 रुकनी कमेटी के पास भेजा गया है। वो 3 रुकनी तीनों जज और आप नहीं सुन सकते ये मुकदमा। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आपको कहना चाहिए था कि मैं ये नहीं सुनता, बाकी सारा सुप्रीम कोर्ट सुन ले, लेकिन आप तो खुद ही सुन रहे हैं। क्या खूबसूरत तबसरा आया है उस पे कि वकील उमर अता बंदियाल साहब पहले
दलाइल देती हैं और फिर जज उमरता बंदियाल साहब उस पर फैसला कर देते हैं। खुद ही वकील और हैं, खुद मुजम्मिल साहब, चीफ जस्टिस साहब ने तो ये भी कहा है कि सियासी जमातें जो है वो अपने मनपसंद फैसले लेना चाहती हैं। चीफ जस्टिस साहब अपने मनपसंद बेंच बनाने बंद कर दें, बेंचों की तकसीम यकसा कर दें, तमाम जजों को यकसा बेंचेस केस दें, तो ये सवाल ही नहीं होगा। ये क्यों है कि सारे पिछले 1.5 साल में मुकदमे मखसूस 3 या 5 जजों को दिए जा रहे हैं, बाकी जजों को मुकदमे दिए ही नहीं जा रहे। ये क्यों है कि जिन जजों ने आपके खिलाफ नोट लिखा सू मोटिव में, आपने उन्हें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बेंच में शामिल नहीं किया? क्या इस मुल्क का चीफ जस्टिस अपने खिलाफ राय देने वाले जजों को मुकदमे देने से इनकार कर रहा है? क्या काजी फायद ईसा का ये कसूर है कि चूंकि वो यस नहीं कहते, उमरता बंदियाल साहब की जी हजूरी नहीं करते, इसलिए उनको कोई केस नहीं दिया जाएगा? क्या सरदार तारिक का ये कसूर है कि वो सीनियर जज है, लेकिन चूंकि वो उमरता बंदियाल का यस मैन नहीं है, लिहाजा उसको कोई केस नहीं दिया जाएगा? क्या जमाल मंदुखेल को इसलिए केस नहीं दिया जाएगा कि वो उमरता बंदियाल साहब की राय में हाँ नहीं मिलाते? क्या सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ वही जजेस केस सुनेंगे जो उमरता बंदियाल साहब की हाँ मिलाते हैं? मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में ये भी कहा जाता है कि चीफ जस्टिस साहब ने पिछले 2 साल में मखसूस उन जजेस को अपने साथ बेंच में रखा हुआ है जिन्होंने उनके खिलाफ एक भी इख्तलाफी नोट नहीं दिया 2 साल में। कितने खूबसूरत यस मैन है सुप्रीम कोर्ट में कि 2 साल में 20 मुकदमात में उन्होंने हमेशा बंदियाल साहब की राय को यस मैन यस, जो बंदियाल साहब ने कहा। ये जो यस मैन जजेस से बंदियाल साहब फैसले करा रहे हैं, इसको कौन मानेगा? फैसला तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस से कराएं, सबको लेके आए। अब देखें ना, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट, आपने जो 8 रुकनी बेंच बनाया है वो जूनियर जजेस का बनाया है। आप अपनी जूनियर 11 से सीनियर प्लेयर्स को बाहर बिठा के जूनियर लेवल से पार्लियामेंट को बोल्ड करना चाहती हैं। ये कौन मानेगा? मतलब जिस बेंच में सीनियर जजेस नहीं होंगे और वो कोई कानून स्ट्राइक डाउन कर देगा और आप कहेंगे हम उस पर बात भी ना करें कि सीनियर जजेस की तो राय नहीं आई इसमें, आप एक जूनियर 11 के साथ अपनी अंडर 19 टीम के साथ आप खेल रहे हैं, तो ये अंडर 19 टीम जो है वो अब पार्लियामेंट का फैसला करेगी, तो ये तो कोई नहीं मानेगा। इसलिए बंदियाल साहब को अपनी राय इस हवाले से अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों की ये राय है कि बंदियाल साहब नहीं बदलेंगे, वो अब जहां तक पहुंच गए हैं वहां से वापसी का सफर नहीं है, वो आगे बढ़ेंगे। इसलिए इलेक्शन के केस में मुझे नहीं लगता कि बंदियाल साहब को कुछ सेंस प्रिवेल करेगी। वो इस हुकूमत का सर लेने की कोशिश करेंगे, इस हुकूमत ने अपना सर बचाना है। ये मुज़ाकरात नाकाम भी क्यों हुए हैं, इसकी अच्छा नाकामी मुजम्मिल साहब, ये इसके हवाले से भी अपडेट्स आ रही है कि हुकूमत अपने आप को बचाव के लिए कोई प्लान बना रही है। क्या आपको इस हवाले से कोई अपडेट्स हैं? नहीं, प्लान तो बहुत अच्छा है कि हुकूमत तो कह रही है हमने पैसे देने से इनकार ही नहीं किया। पैसे देने से इनकार तो पार्लियामान ने किया है। वजीर आजम एतमाद का वोट ले चुके हैं, 184 वोट मिले हैं वजीर आजम को, इमरान खान से ज्यादा वोट मिले हैं एतमाद के वोट में। तो हुकूमत ने तो अपने इर्द गिर्द किला बना लिया है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर हमला करे तो वो उस किले से बच जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई सुरंग लगाने की कोशिश करेगी, वो इस किले को तोड़ने की कोशिश करेगी, और मुझे लगता है कि ये लड़ाई अगले दिनों में और बढ़ेगी। अब देखें ना, ये लड़ाई दिनों में और बढ़ेगी। अच्छा मुजम्मिल साहब, एक और तहकीकाती कमेटी बनाई गई है टिकटों की तकसीम के हवाले से। ये साबिक जस्टिस साकिब निसार के बेटे की जो ऑडियो लीक आई है, ये बताएं, ये सिर्फ इस ऑडियो लीक पे तहकीकाती कमेटी क्यों बनाई गई है? बाकी ऑडियो लीक्स को क्यों नहीं शामिल किया गया? देखें, ये जो है ना, ये सियासी मामला है और टिकटों की खरीदो फरोख्त का मामला है। पार्लियामान का हक है कि वो कोई तहकीकाती कमेटी बना सकती है, उसने बनाई है। पाकिस्तान का आइन और कानून पार्लियामान को ये हक देता है वहाँ। और दूसरी बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि ये सारा बक्स अब खुल जाएगा। ये जो पीटीआई की टिकटों की तकसीम में जो पैसों का लेन देन हुआ है और जितनी उसकी गूंज है, वो इमरान खान को दबानी मुश्किल हो जाएगी। ये सिर्फ साकिब निसार तक महदूद नहीं रहेगी। देखें, पंजाब में आम कहा जा रहा है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी टिकटों के बहुत पैसे लिए हैं। एजाज चोई साहब की भी ऑडियो है कि करोड़ रुपए लेके आ जाएं। एक ऑडियो तो नहीं है। मुझे ये लगता है कि कौमी असेंबली पार्लियामान की ये जो कमेटी है बुथानी साहब वाली, ये जब अपना काम शुरू करेगी
तो पूरे पंजाब से इसको दरखास्तें आ जाएंगी कि फलां ने भी पैसे दिए हैं, फलां ने भी पैसे दिए हैं, फलां ने भी पैसे दिए हैं, और ये पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। पर मुजम्मिल साहब, अब ये जब पैसे दिए जाते हैं तो इनका कोई रिकॉर्ड होता है? देखिए, रिकॉर्ड होता है, अगले को कोई चीज मिली, अगर देखे ना, अभी ऑडियो एक प्रूफ ही है ना, तो ऑडियो में पैसों के लेन देन की बात है, वो क्या कहेंगे, ये एक हम्म। 20 का था। फिर बहुत सारी ऐसी भी बात हुई है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब को ने भी कोई पैसे लिए हैं, फिर हाफिज फरद साहब के पैसे लेने की भी बहुत खबरें हैं कि उन्होंने भी पैसे लिए हैं इस हवाले से। जावेद चौधरी साहब ने भी एक वीलॉग किया है जिसमें उन्होंने ये सारी बात की है। लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं ननकाने की टिकटों की, शेखुपुरे की टिकटों की, और उकाड़े की टिकटों की। पिंडी में एक टिकट है जो पिछली दफा सिर्फ 49 वोटों से हारा था पीटीआई का कैंडिडेट, उसको इस बार नहीं दिया गया है। तो बहुत सारी जो टिकटें हैं उनके ऊपर इस वक्त ये है कि दूसरे बंदे को पैसे लेकर टिकट दिए गए हैं। खान साहब ओपनली जो है डोनेशन मांग रहे थे कि पार्टी को पैसों की जरूरत है, 5-5 करोड़ रुपए भी डोनेशन दी गई है, बाहर से भी पैसे दिए गए हैं। किसी ऐसे उम्मीदवार को भी टिकट दिया गया जो अभी बाहर से आया ही नहीं था, किसी ने उसके कागज जमा करा दिए। तो कहानी बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल में कौमी असेंबली की ये कमेटी जब काम शुरू करेगी तो इसे पंजाब भर से दरखास्तें आएंगी और लोग वहां जाकर कहेंगे कि हमारी टिकट पे पैसे दिए गए हैं, पैसे दिए गए हैं। और यास्मीन राशिद, हाफिज फरत और जितने भी लोग जिन्होंने पैसे लेकर ये लेन देन में मुलव्वस रहे हैं, उन सब के जो नाम है इसमें आ जाएंगे और ये एक बड़ा पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। इस पर बाद में ये पनामा से बड़ी जेआईटी बन जाएगी और ये इमरान खान साहब के गले का फंदा बन जाएगा। टिकटॉक की तकसीम, इससे इमरान खान को बचना मुश्किल हो जाएगा। लोगों का सियासी कैरियर दांव पे लग गया है। जिसको आपने टिकट नहीं दिया और दूसरे को दिया है, उसकी तो सियासत खत्म हो गई है, वो कैसे आपको माफ कर सकता है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये कमेटी को बहुत काम मिलने वाला है। ये सिर्फ साकिब निसार तक नहीं रहेगा, इनके पास 100-150 दरखास्तें आ जानी है पंजाब से कि हमारी टिकटों में हुआ है। वैसे खबर ये भी है कि इस पंडोरा बॉक्स को रोकने के लिए इमरान खान साहब ने खुद भी एक रिव्यू कमेटी दोबारा बना दी है और कहा है कि हम ये पैसों के लेन देन की तहकीकात कर रहे हैं। और कोई 21-22 और जो टिकटें हैं उनके ऊपर भी कहा जा रहा है कि जी हम उनको बदल रहे हैं, ये कर रहे हैं। लोगों को अब ठंडा करने की कोशिश की जा रही है कि वो इस कमेटी के पास ना जाएं। लेकिन जिसका टिकट काटेंगे वो चला जाएगा, जिसको नहीं दिया वो चला जाएगा। ये एक बड़ा पंडोरा बॉक्स है जो मुझे लगता है कौमी असेंबली की इस कमेटी को बहुत लोग दरखास्त देंगे। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब के आपने हमें अंदर की अपडेट से आगाह किया। मुजम्मिल साहब के मुताबिक ये जो कमेटी तहकीकाती बनाई गई है टिकटों की तकसीम के हवाले से, ये एक नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा और तहरीक इंसाफ के लिए गले का फंदा बन जाएगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।